हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत डंगरोलिया और आपका दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से अपने लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा हूँ, तो उसका पहला रीज़न ये है कि मेरी जो स्टडी है वो शुरू हो गई है, पढ़ाई शुरू हो गई है, तो मुझे यार अब टाइम नहीं है। ये रियलिटी है। मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे कोई और काम है या मैं बाहर हूँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं डाल पाऊँ। अब मैं क्या सोचा है कि जो लेक्चर्स हमारे रह गए थे ग्रेविटेशन के, उनको तो वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चंस बैठ के मैंने बनाए उनको और स्लाइड्स में तैयार किया। तो ये क्वेश्चंस आपकी ऐसे हैं, अगर आप इनको एक बार कर लोगे, हो सकता है मैं वर्क पावर एनर्जी के भी ले आऊँ, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी आपका चैप्टर है इसके बाद वाला। तो इसमें क्या है, हमारा जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, मैं उसमें प्रेशर और थ्रस्ट वाली बात नहीं कर रहा, जो ग्रेविटेशन का पार्ट है जहाँ तक हमने पढ़ा था, इक्वेशन और मोशन वाला पार्ट, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं फॉर्मूला शीट भी ले आया हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपसे कही थी कि सारे फॉर्मूले जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसके सारे फॉर्मूले भी हैं। तो अब इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन जैसे कि हमने लेक्चर में बात कर ली थी, अब उनकी मैं बातें नहीं करूंगा। और वैसे भी आप मेरे भरोसे तो अभी तक बैठे नहीं होंगे, आपने अपने स्कूल से या किसी अदर कोचिंग से, अपनी कोचिंग से ये चैप्टर कर लिया होगा। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भले ही 2x मोड में देखें, जितना फास्ट हो देखें, लेकिन पूरी वीडियो को देखें और उसके सॉल्यूशन, उसके कंसेप्ट जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उन पर गौर करें, ठीक है। अब हम अपना पहला जो ग्रेविटेशन में है स्लाइड, उसको देखते हैं क्या है। तो हमारे जो आज का टॉपिक है उसमें कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रेविटेशन के, जैसे कि ये भाई बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशन। अब इसमें इंपोर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दी है। मैं हो सकता है इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूं उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लेना आप। तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। आपको सारी चीजें कंसाइज फॉर्म में मिल रही है, एक ही जगह पे मिल रही है, आपको इधर उधर भगना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शेयर कर दें अपने ग्रुप वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप है जो भी है, अपने दोस्तों से कहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना इंपोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि इसमें दे रखा है इंपोर्टेंट फॉर्मूला, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका हमने फॉर्मूला देखा था F = G m1m2/r²। ये फॉर्मूला यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इसमें G की वैल्यू आपको पता है क्या है, 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी हम कब बात करते हैं, फ्री फॉल वाली कंडीशन में। अब मैं आपको ये पूरा रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, थ्योरी जितने में पढ़ाई है सफिशिएंट है, ठीक है। तो G = G M/r²। यहाँ पर कैपिटल M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट या अर्थ मान लो आप, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, तब मैं आपको बता रहा था कि मून पे ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी होती है, तो वो 1/6 होती है अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Gm मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून = G/6। यहाँ पे G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इक्वेटर पे जो G की वैल्यू है वो मिनिमम होती है, क्योंकि जो हमारी G है वो क्या होती है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम इक्वेटर पे क्या होता है, रेडियस हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है, रेडियस ज्यादा होगी तो G की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोल्स पे, क्योंकि वहां R की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो G की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब G की वैल्यू ज्यादा हो गई यहाँ पे पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ होगा, इक्वेटर पे, इसको ध्यान रखना। अब मैंने इक्वेशंस बताई थी आपको मोशन की, फ्री फॉल कंडीशन V = U + GT, बस एक ही जगह आपको G रखना है, यहाँ पे ये गलती से H = U2 + AT² हो गया है, उसको अब G कर लेना, ठीक है। अब अगला, ये मास और वेट का मैंने आपको वैसे इसमें पिक्चर भी ऐड कर दी है, तो आप ध्यान रखना है इनको, ठीक है। मास, ये मतलब इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि मास और वेट में क्या होता है। देख भाई, मास क्या होता है, किसी बॉडी का फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। मास का मतलब उसके अंदर क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो वही रहेगी। जैसे हमारी बॉडी है, उसमें लीवर है, हार्ट है, तो वो चीज फिक्स रहेंगी, ये नहीं है कि उसमें आधा हो गई, मून पे गया तो आधा हो गया।
और अब जब हम बात करते हैं वेट की, तो वेट कुछ नहीं है, एक फोर्स है। वेट फोर्स with which it is attracted towards the center of the earth। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो हम वेट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? वेट इक्वल टू mg भी तो लिख सकते हैं वेट को हम, ठीक है। m मतलब मास ऑफ जो भी बॉडी है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ma। तो यहाँ पे फोर्स को किसने रिप्लेस कर लिया? वेट ने। और मास तो वही रहा, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गई? स्मॉल जी। ऐसा यूनिट जब इसकी बात करते हैं तो इसकी केजी होती है, लेकिन जब वेट की बात करेंगे न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है यहाँ पे? फोर्स ही है, तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। अब जब मास की बात करते हैं, मास कांस्टेंट होता है, पता है, क्योंकि वो सेम ही रहेगा। लेकिन जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करना है? यहाँ पे जी पे। और मैंने आपको बताया था कि जी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, जैसे इक्वेटर पे मिनिमम होता है, पोल्स पे ज्यादा होता है, तो इस वजह से वेट कांस्टेंट नहीं होता। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने बता रखा है उसमें। अब अगला, अब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हम शुरू करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है वो ऐसा कोई खास नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया रिवाइज करने के लिए। तो इसमें क्या है? हु गेव द कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? न्यूटन अंकल ने। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? पहला, आइजैक न्यूटन, ठीक है। एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। अब जो एटमॉस्फेयर है, पूरा एटमॉस्फेयर है, उसमें जितनी भी गैसेज हैं और क्या नाम है, जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो किसकी वजह से रुके हुए हैं? तो ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, पहले ही लेक्चर में ये बातें बताई थी। तो ये किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा डी आंसर जाएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डेंजर का साइन भी बना है। इनको आप जितना हो सके मतलब एक फनी स्टाइल में या क्या नाम है, आप समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। रटोगे तो तुम कल, आज तुम्हें याद हो जाएगा लेकिन कल तुम भूल जाओगे। तो उससे अच्छा उनको समझ के पढ़ो। वो आता है ना वेदांतु का एड के मजा आएगा तो ही समझ आएगा, तो मजा लेके पढ़ो और समझ के पढ़ो, ठीक है, रटो मत उनको। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू क्वांटिटी जी इज डिपेंड ऑन। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्यों कहा? ये मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था कि कुछ क्या करेंगे कि जी किस पे डिपेंड करता है? कोई मारेगा मास ऑफ अर्थ पे। क्यों जी जाएगा? अब आप लिखोगे जी को, जी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं मैं इसको। F इक्वल टू m1 F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा F आर स्क्वायर, और ये यहाँ आप लिख लेना m1, ये ठीक है m1, और यहाँ लिख लेना m2। पर आप, कोई कहेगा कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या मास पे डिपेंड करता है, कोई कहेगा फोर्स पे डिपेंड करता है, कोई कहता है डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन भाई ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अपना, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट चीज किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो हर जगह पर सेम रहेगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अब समझ में आ गई? फोर्थ आंसर जाएगा, ना तो मास पे डिपेंड करता, ना किसी रेडियस पे डिपेंड करता। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना आप। ये आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो उसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअल, अगर कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर एज। ये भी एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्या है कि बच्चे इसको रट लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते हैं कि मतलब ये हो क्यों रहा है। मुझे पता है, आप सबको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो 0 जाएगा, ठीक है, सब रट लेते हैं, लेकिन यार इसको समझो तो, कि चीजों को समझा करो। तो अब आपको पता है कि अर्थ के सेंटर पे, जब यहाँ पे बोला है कि अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होगा, तो वेट हमें क्या पता है, मैंने अभी आपको बताया था, वेट इक्वल टू क्या होता है? mg होता है, ठीक है, mq नहीं है, ये mg है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जब हम सेंटर में हैं, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सेंटर में क्या है, सेंटर में कोई चीज रखी हुई है, तो वहां पे उसका मास 0 मानते हैं। लेकिन मैं इसको आप एक चीज से और बता रहा हूँ, आप जितनी वीडियो देखोगे आपको इसमें यही रीजन देंगे कि मास वहां पे 0 मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक और दे रहा हूँ, क्योंकि वो जी पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो स्मॉल जी की मैंने आपको बताया था कि डेप्थ में वैल्यू क्या होती है,
ये स्मॉल इसको डैश मान लो क्योंकि डेप्थ निकालने, ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो जब देखोगे आपके डेप्थ में, तो डेप्थ क्या है यहाँ पे हमारा डी होगा आर, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अर्थ की सरफेस से सेंटर पर रख दिया, तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस आर। तो यहाँ पे जब आप डी की वैल्यू क्या रखोगे, आर रखोगे, तो आर से आर कैंसिल, मतलब 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो वेट होगा वो क्या आ जाएगा, 0। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा सुन लेना, इसको वीडियो को रिवाइंड कर लेना आप, ठीक है। अब क्या, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। जब 2 ऑब्जेक्ट हैं कोई, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जब 2 ऑब्जेक्ट हैं फ्रीली फॉलिंग से आपको शब्द पकड़ने हैं। फ्री फॉलिंग से मतलब उनकी एक्सेलरेशन दोनों की क्या हो गई, दोनों फ्री फॉल हो रहे हैं, तो जी। और जब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इक्वल टू u प्लस gt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0, इसको 0 रखो, तो v इक्वल टू क्या आएगा, gt। तो यहाँ पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे, और एक्सेलरेशन और टाइम हमारा क्या है, सेम है, तो मतलब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। दोबारा सुनो उसको, इसमें बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं फ्री फॉल कर रहे हैं तो उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जी। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ फर्स्ट नंबर वाली, v इक्वल टू u प्लस at, फ्री फॉल कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो उनकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, gt, जो कि दोनों की क्या रहेगी, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ मून। जो वैल्यू है g की वो सरफेस ऑफ मून पे क्या होगी, कम, सेम होगी, अर्थ से कम होगी, मोर देन अर्थ होगी, या कीप्स चेंजिंग डे बाई डे। तो इसका मैंने अभी आपको मैंने कहा था ना उसको, gm इक्वल टू g/6। तो अर्थ की क्या नाम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो कम होगी, क्योंकि वो 1/6 है अर्थ की, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, लेस देन, ठीक। अब 7th क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली मास के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर। और ये मैंने वैसे ही बना दिया, हमको क्या पता। अब जिसने पढ़ाई नहीं है उसको क्या पता किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है। तो देख, मैंने आपको बताया था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो लेकिन वो मासेस के तो डायरेक्टली होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है कि इनवर्सली, इन शब्दों को पकड़ना है आपको, वर्ड्स को पकड़ना है। तो इनवर्सली किसके होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते, नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको इस बच्चे की तरह बनना है, कैसे पढ़ रहा है रेगुलर। नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, मतलब कैसा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मान लो अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो कैसा होता है, सेंट्रीपिटल होता है, और हमेशा कैसा होता है, चलो इसको मैं आप खुद करो, अट्रैक्टिव एट लार्जर डिस्टेंस ओनली, attractive at smaller distance only, attractive at all distance, attractive at large distance but repulsive at smaller distance। सोच के बताइए, 1 2 3। अब मैं बताता हूँ, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे के, लार्ज डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव होता है, स्मॉल पे। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है कि लार्ज पर रिपल्सिव या स्मॉल पर रिपल्सिव या लार्ज पर अट्रैक्टिव। वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, और वीडियो पॉज करके जरूर देखा करो। और अगर मैं इसमें लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरी आवाज म्यूट कर दो और उसको पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरह से, उसके बाद उसका आंसर दो। चलो अगली स्लाइड पे, ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे जो एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं, नहीं, वेट कहते हैं, साइज कहते हैं, लोड कहते हैं। अरे यार, ये अभी कुछ, ये डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी। तो बॉडी पे कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इक्वल टू mg मैंने बताया था, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। तब बॉल इज थ्रोन, अब द वैल्यू ऑफ g विल बी,
ये एक इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कोई बच्चा लगाएगा पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, जीरो, तो कोई ऐसा तो नहीं है नमूना के जो जीरो लगाएगा उनका तो काम हो गया, फिर जो जीरो लगाएगा या नेग्लिजिबल लगाएगा फिर तो धन्य हो प्रभु। ठीक है, इसमें अब कंफ्यूजन कहाँ आती है बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है, मतलब कहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे हम, सेंटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। अब उस बॉल को कहाँ फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर फेंकेंगे मतलब क्या नाम है, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट फेंकेंगे हम, फोर्स नीचे वो ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये मैंने आपको आज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए। तो ध्यान रखें, इन क्वेश्चन को हल्के में न लें, सीरियसली लें और शेयर भी कर दें भाई, और थोड़े सब्सक्राइब वगैरह भी बढ़ाएं और व्यू वगैरह भी थोड़े अभी कम है, थोड़ा अपना प्यार दिखाएं, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, जिससे मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पहले ही मैंने बता दिया, लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप वीडियो को पूरा देखा है तो आपको मुझे जहाँ तक मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए होंगे। अगर नहीं बताएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर मैं किसी और चैप्टर भी डाल सका तो मैं डाल दूंगा। वैसे मैं एक तैयारी कर रहा हूँ, एक चैप्टर और वर्क वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।